हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रत्न। हम पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने कल की क्लास में कुंभा को कुछ हिस्से तक पढ़ लिया था। आज कुंभा को उससे आगे पढ़ेंगे। तो मैं एक बार कल वाली थोड़ी सी बात जहाँ पे अपन ने छोड़ी वो दोबारा दोहरा देता हूँ। कल अपने आवल बावल की संधि पे छोड़ा था। हंसाबाई की सहायता से संधि होती है कुंभा व जोधा के बीच में, जोधा को मंडोर दे दिया जाता है। आज उससे आगे पढ़ेंगे। आवल बावल की संधि के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो संधि हुई थी ये हुई थी 1453 में। ये मैंने आपको कल इसकी सारी की सारी बात बता दी। आज इससे आगे पढ़ेंगे। इससे आगे एक विजय अभियान आता है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, ये युद्ध होता है 1437 में। अब मैं एक बता दूं आपको, कल मैंने आवल बावल की जो संधि है 1453 में, ये उस कहानी के साथ में ही बता दी थी। अगर कहानी को आधा छोड़ के बाद में आवल बावल की संधि से पहले सारंगपुर पढ़ते फिर वो संधि करते तो थोड़ा समझ नहीं आता। इससे पहले कहानी के साथ साथ में आवल बावल की संधि बता दी थी। आज पढ़ेंगे सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध क्यों होता है, क्या कारण है, ये देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कुंभा ने रणमल की सहायता से चाचा व मेरा को तो मार दिया, लेकिन महपा पवार जो था वह एक साथी और मिल गया इनके साथ में। ये भाग के मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास चले जाती हैं। महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं और महमूद खिलजी इन दोनों को शरण दे देता है, अपने पास रख लेता है। कुंभा को जैसे ही पता चलता है दोनों के दोनों मुजरिम जो है, दोनों के दोनों व्यक्ति मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास है, तो महमूद खिलजी को मैसेज भिजवाता है। कुंभा बोलता है कि जो तेरे पास दो बंदे हैं वो मेरे पापा के हत्यारे हैं, उन्हें तू वापस मेरी शरण में लौटा दे, तू उन्हें मत रख। लेकिन महमूद खिलजी वापस जवाब देता है कि शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं वापस नहीं दे सकता। कुंभा तू क्या बात करता है, तेरे को याद नहीं, तूने भी मेरे एक दुश्मन की सहायता की थी। उमर खान नाम का एक व्यक्ति था जो मेरे से भाग गया था, तूने उसको शरण दी थी, तूने लौटाया था वापस। कुंभा कहता नहीं लौटाया था वापस, तो मैं लौटाता ही नहीं, मैं मेरी शरण में आ गया, वो मेरी शरण में रहता, मैं उसकी सहायता। इधर महमूद खिलजी कहता तो यही बात है, इन दोनों को लौटाऊंगा मैं भी नहीं। फिर कुंभा महमूद खिलजी कहता नहीं लौटाएगा नहीं लौटाएगा, तो देख ले बीच में तू भी रगड़ा जाएगा। महमूद खिलजी कहता दो होगा देखा जाएगा। फिर युद्ध होता है, वो ये युद्ध है जो ये वाला युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध है। सारंगपुर मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, एमपी का, एमपी में पड़ता है सारंगपुर। 1437 के अंदर कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है। खिलजी हार जाता है और कुंभा जीतता है। खिलजी को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के बीतता है कुंभा। खिलजी ग्राउंड से भाग जाता है, युद्ध के मैदान से भाग जाता है, यानी हार जाता है। इस युद्ध में विजय के बाद में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस युद्ध की विजय के बाद में, विजय के बाद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये लो, सारंगपुर का युद्ध हो गया, विजय स्तंभ का निर्माण हो गया, महमूद खिलजी हार गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर होता है। मालवा का सुल्तान है महमूद खिलजी वर्सेज कुंभा के मध्य। कुंभा इस युद्ध में जीत जाता है, महमूद खिलजी हार जाता है। जीत की खुशी के अंदर कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण। इस विजय स्तंभ की अपने आगे और बात करेंगे, जब कुंभा के निर्माण कार्य पढ़ेंगे तो विजय स्तंभ अच्छे तरीके से देखेंगे क्या है विजय स्तंभ, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो सारी की सारी बात निर्माण कार्य में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियां कुंभा की जो थी उनमें पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है एक कहानी और बता देता हूं मैं इसी के साथ में, फिर आगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस सारंगपुर के युद्ध के बाद में चांपानेर की संधि पड़ी जाती है, लेकिन उस चांपानेर की संधि से पहले अपन थोड़ा नागौर पे ध्यान दे ली। नागौर से कहानी थोड़ी अच्छी जचेगी। नागौर का राजा था जी फिरोज। फिरोज
और फिरोज अपने पुत्र शम्स खां को राजा बना देता है, रात खत्म हो जाता है। शम्स खां को राजा बनाने से इस शम्स खां का चाचा है जी मुजाहिद खां। मुजाहिद खां ये नाराज हो जाता है, ये कहता है राजा तो भैया को मेरे को बनाना था, लेकिन वो अपने पुत्र को बना दे, ये गलत है। इस मुजाहिद खां ने इस शम्स खां पे आक्रमण किया, शम्स खां को पीटा और नागौर से भगा दिया और राजा बन गया आप। शम्स खां नागौर से भाग के कुछ दूरी पे जाके सोचता है कि जाए तो जाए किसके पास जो अपनी सहायता करे, अपन को वापस से नागौर का राजा बना। शम्स खां भाग के आता है कुंभा के पास, राणा कुंभा के पास आता है। कुंभा को सारी की सारी घटना बताता है कि मेरे पिता ने मुझे राजा बनाया, लेकिन मेरा काका जो था, चाचा जो था मुजाहिद था, वो इससे नाराज था और उसने मेरे साथ विवाद किया और मेरे को खतरनाक तरीके से पिटा, मसा जान बचा के भागा हूं, आपके पास आया हूं, अब आप मुझे वापस नागौर का राजा बनाए। और कुंभा ने शम्स खां की सहायता की, इस कुंभा ने इस मुजाहिद खां को पीटा, इसको नागौर से भगा दिया। नागौर से भगाने के बाद में नागौर का राजा वापस कौन बन गया जी? शम्स खां। किसकी सहायता से? कुंभा की सहायता से। तो ये पूछ ले, ये प्रश्न पूछ ले कि नागौर के उत्तराधिकारी विवाद में कुंभा ने सहायता किसकी की थी? तो जी शम्स खां की थी। लेकिन शम्स खां को आगे थोड़ा और पढ़ते। शम्स खां राजा बनने के बाद में कुंभा को नागौर से कोई कर वगैरह टैक्स वगैरह नहीं भेजता, कुछ समय तक तो भेजता है, बाद में देना बंद कर देता है, नहीं देता है। कुंभा मैसेज वगैरह भिजवाता है, शम्स खां मना कर देता है कि मैं अब नहीं देने वाला टैक्स, जो भी है तू तेरा देख ले। इसने नागौर के किले की मरम्मत करवानी और प्रारंभ कर दी। तो कुंभा वापस शम्स खां पे, कुंभा पहले तो सहायता करता है और बाद में शम्स खां के साथ युद्ध करता है। अब कुंभा ने दोबारा शम्स खां को पीटा और शम्स खां भाग जाता है नागौर से। भाग के शम्स खां गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है। कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है और उसे सारी की सारी घटना बताता है कि कुंभा ने मेरे साथ ये किया, आप मेरी सहायता करें। अब भाई कुतुबुद्दीन शाह व शम्स खां दोनों मिलकर कुंभा पे आक्रमण करते हैं। शम्स खां ये दोनों व्यक्ति मिलकर कुंभा पे आक्रमण करते हैं, लेकिन इस बार कुंभा ने इन दोनों को मिला के पीटा, खतरनाक तरीके से पीटता है, घेर घेर के भगा भगा दौड़ा दौड़ा के, पानी और पिला, चले पानी, प्यास लगी थोड़ा पानी पी ले, फिर पीटेंगे, खतरनाक तरीके से पीटा। अब भाई गुजरात का राजा भी पिट गया, शम्स खां भी पिट गया, दोनों पिट गए एक दूसरे की तरफ देखे। कुतुबुद्दीन शाह शम्स खां को जाके कहते किधर आया रे, खुद ने तो मार खाई थी, मुझे और खिला दी। अब भाई पहले, इससे पहले जो राजा था महमूद खिलजी, उसको भी पिटा था। उसको पता चलता है, वो इस कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंचता है। महमूद खिलजी जो था, इसको पता चलता है कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही शम्स खां कुतुबुद्दीन शाह के साथ हुआ है, तो क्यों न हम दोस्ती कर ली। वैसे ही पता है दुश्मन का साथी दुश्मन दोस्त होता है। और आपको देखते हो वर्तमान समय में जैसा दर्द अपन को सारे वैसे दर्द वाले व्यक्ति मिलते हैं, तो वो फिर आपस में गुनगुनाते हैं, दोस्ती हो जाती है, अच्छी मित्रता हो जाती है। दर्द को दर्द काटता है, जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे इन्होंने कहा तेरे को भी पिटा, तेरे को भी पिटा, मेरे को भी पिटा। तो तीनों गए और तीनों साथ मिलकर कुंभा को पिटते हैं। समझ खां की तो कहानी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे भाग जाता है इनको भी छोड़ के। बाद में बचते हैं कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी, ये दोनों मिलते हैं, दोनों प्लान बनाते हैं कुंभा को पीटना कैसे, मारना कैसे, युद्ध में हराना कैसे। और जो हराना है वो प्लान बनाते हैं, वो कहलाते हैं चांपानेर की संधि। चांपानेर की संधि, ये संधि होती है जी 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी में चांपानेर की संधि होती है। महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन शाह करते हैं कुंभा को हराने के लिए। दोनों ने संधि कर ली कि अपन कुंभा को युद्ध के अंदर हराएंगे। एक साल तक अच्छा प्लान किया, उसके बाद में फिर ये युद्ध करते हैं दोनों मिलकर कुंभा के साथ में। बदनौर का युद्ध होता है। एक साल बाद मतलब 1457 ईस्वी के अंदर बदनौर का युद्ध होता है। महमूद खिलजी व कुंभा, इधर से महमूद खिलजी आता है, कुतुबुद्दीन शाह आता है, इधर सामना जो करता है इनका वो महाराणा कुंभा वर्सेज ये दोनों व्यक्ति, इनके मध्य युद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है जब ये गुजरात वाला गुजरात से आ रहा था ना,
तो इस गुजरात वाले की सहायता की थी। बीच में सिरोही पड़ता है। उस समय सिरोही में जो राज कर रहा था वो व्यक्ति था सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा नाम का व्यक्ति है। कुतुबुद्दीन शाह सिरोही पार करता है तो इसके पास रुकता है, पानी वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं, सारी सेना को सहसमल देवड़ा नाश्ता कराता है। कुतुबुद्दीन शाह पूछता है, अरे सहसमल देवड़ा तू बता किसकी तरफ है? सहसमल देवड़ा कहता मैं तो जी आपकी तरफ हूँ, उधर कुंभा ने तो मेरे पहले ही गांव लूट रखी है, कब्जा कर रखा है मेरे गांव पे, नाजायज कब्जा। वो पीटा हो रहा है मेरे को तो एक दो बार, मैं तो आपकी सहायता करूंगी, हम लड़के कुंभा को पीटेंगे। तो इधर सहसमल देवड़ा ने भी कुतुबुद्दीन शाह की सहायता की थी, लेकिन वापस फिर मजा हो गया इनके साथ। अब कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों आते हैं बदनौर के युद्ध में 1457 में। कुंभा फिर इन दोनों को एक साथ पीटता है, दोनों यहाँ से भाग जाते हैं ग्राउंड छोड़ के। इस युद्ध में फिर हार गए दोनों के दोनों, गुजरात का शासक और मालवा का शासक, दोनों को हरा दिया एक साथ कुंभा ने। 1457 बदनौर का युद्ध। ये हराने के बाद में कुंभा अपने सैनिकों से पूछता है, वो इधर गुजरात वाला जब शासक आया था तो वो सिरोही वाला कौन था जिसने चाय नाश्ता करवाया, बीच में कटोरियां खिलाई? क्या जी? सहसमल देवड़ा। अब उसकी बारी। कुंभा अपना एक सेनापति भेजता है नरसिंह डोडिया। नरसिंह डोडिया जाता है, इस सहसमल देवड़ा को खतरनाक तरीके से पीटता है भाई, और सिरोही पे कब्जा कर लेता है। अब डोडिया के हाथ, इस देवड़ा के हाथ में कुछ नहीं रहा, डोडिया ने सिरोही हड़प लिया। तो बाद में इस सिरोही वाले को पिटा था, यह भी ध्यान रखें, सिरोही पे भी आक्रमण करता है कुंभा। ये तो है जी इसके विजय अभियान, सारी की सारी घटना युद्ध वगैरह है जो ये है। दोबारा देख लेते हैं। पहले सहारनपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। महपा पवार व एका को मालवा का सुल्तान जो महमूद खिलजी शरण देता है, इसके कारण कुंभा महमूद खिलजी पे आक्रमण करता है। और ये युद्ध जो होता है सहारनपुर का युद्ध होता है, इसमें कुंभा जीत जाता है, महमूद खिलजी हार जाता है। जीत की याद में, जीत की खुशी के अंदर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। इसके बाद में नागौर की कहानी बताई, शम्स का मुजाहिद था। कुंभा शम्स खां की सहायता करता है, एक बार राजा बना देता है, लेकिन शम्स का बाद में कर टैक्स वगैरह देना मना कर देता है, नागौर के किले की मरम्मत करवाता है, और बाद में कुंभा शम्स खां के साथ युद्ध करता है, शम्स खां को पीटता है। शम्स खां भाग के गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है, और ये दोनों मिलकर कुंभा पे आक्रमण करते हैं, दोनों को फिर कुंभा पीटता है। इनको पीटने के बाद में फिर इनके साथ महमूद खिलजी मालवा का सुल्तान मिल जाता है, तीनों मिलके आते हैं, चांपानेर की संधि करके आते हैं। 1456 में कुंभा को हराने के लिए बदनौर का युद्ध होता है। 1457 ईस्वी के अंदर खिलजी व कुतुबुद्दीन शाह दोनों को एक साथ मिला के इकट्ठा पीटते हैं। कुंभा भगा भगा दुड़ा दुड़ा की चपले हाथ में ग्राउंड से भागे, मतलब दोनों के दोनों फिर युद्ध में हार गए। बदनौर का युद्ध 1457 में हुआ और कुंभा जीत गया। ये जी कुंभा की विजय अभियान है। अब कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ते हैं, निर्माण कार्य, साहित्य, दरबारी विद्वान, कुंभा की उपाधियां, ये पढ़ेंगे जी सांस्कृतिक है उपलब्धि। तो ये देख लेना एक बार थोड़ा युद्ध वगैरह ध्यान से। और आगे देखते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा की सांस्कृतिक निर्माण कार्य पढ़ते हैं। अभी एक तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, सहारनपुर युद्ध की विजय के बाद में कुंभा ने बनवाया था जी विजय स्तंभ। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं विजय स्तंभ के बारे में। चित्तौड़ में बनवाता है विजय स्तंभ। एक टावर है, बड़ी सी मंजिल है, इसकी जो ऊंचाई है वो मिलती है 122 फीट, और इसकी जो चौड़ाई मिलती है वो मिलती है जी 30 फीट। ये इसकी ऊंचाई मतलब लंबाई, और चौड़ाई 30 फीट। इस तरीके से चौड़ा और इस तरीके से लंबा 122 व 130 फीट, सीधा 30 फीट। ठीक, 9 मंजिला भवन है ये, 9 मंजिल इमारत है, 9 मंजिल पिलर है ये, 9 मंजिल पिलर है। ठीक, इसकी जो तीसरी मंजिल है, इस मंजिल में 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। अरबी भाषा में
इस इमारत के जो वास्तुकार थे उनका नाम देखते हैं और उनके साथ एक मंजिल और पढ़ते हैं। वास्तुकार थे जी जेता, कुंजा, ओमा और नापा। ये पिता है, ये पुत्र है, इन्होंने इसे बनवाया था। तो इन चारों व्यक्तियों का नाम मिलता है जी 5वीं मंजिल में। 5वीं मंजिल में वास्तुकार का नाम लिखवाया गया जी। ठीक। इस 9 मंजिला भवन के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर अत्यधिक मूर्तियां हैं, सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन जो 8वीं मंजिल है, 8वीं मंजिल है, इसमें भाई कोई मूर्ति नहीं। 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है, ये मंजिल है खाली। ठीक है जी, मान ली बात। अब इस विजय स्तंभ के कुछ अन्य नाम मिलते हैं। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विष्णु ध्वज के साथ साथ इसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। ठीक है। सारे देवी देवताओं की मूर्ति होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, ये जिसके अन्य नाम मिलते हैं। दोबारा देखते हैं। विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है इस स्तंभ पे बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने के कारण 8वीं व 9वीं जो मंजिल थी ये खंडित हो गई और बाद में इसका पुनः निर्माण करवाया गया था स्वरूप सिंह द्वारा। इधर लिख देते हैं जी, पुनः निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति है वो है स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। ठीक। इसके बाद में एक विद्वान हुए हैं जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ को कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार के साथ तुलना की है। विजय स्तंभ की जैसी कुतुब मीनार है उससे अच्छा जो है विजय स्तंभ है। फिर एक और विद्वान हुए हैं फर्ग्यूसन, और फर्ग्यूसन रोम के अंदर जो टार्जन टावर है उससे कतई ही अच्छा बताते हैं विजय स्तंभ को। ये जो जानकारी है ये जानकारी है जी विजय स्तंभ। इसके बाद में और पढ़ते हैं विजय स्तंभ क्या है। वीर सावरकर की एक वीर सावरकर ने अभिनव भारत चलाया था, उस अभिनव भारत का विजय स्तंभ जो है लोगो है। वीर सावरकर ने अभिनव भारत चलाया और उस अभिनव भारत का जो है विजय स्तंभ लोगो है। राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस का लोगो है विजय स्तंभ। राजस्थान बोर्ड RBSE का लोगो है विजय स्तंभ। उन बुकों पे लिखा हुआ आता है विजय स्तंभ का एक लोगो होता है और उसपे लिखा होता है विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस के इस साइड कंधे पे लोगो लगा होता है विजय स्तंभ का। और देखते हैं इस विजय स्तंभ पे डाक टिकट जारी हो चुका है भाई। बात करें तो सबसे पहला डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया था विजय स्तंभ पे डाक। जी ठीक।
ये सारी की सारी जानकारी विजय स्तंभ। अब आगे और पढ़ते हैं, कुंभा ने और क्या बनवाया। कुंभा ने और क्या बनवाया, और आगे ठीक। कवि राजा श्यामल दास कुंभा के बारे में कहते हैं, श्यामल दास 83 किले है, जिनमें से 32 किले मेवाड़ में, 32 किले कुंभा ने बनवाए हैं। और इन 32 किलों में कुछ महत्वपूर्ण किले हैं, वो अपन पढ़ते हैं। ठीक। कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया, राजसमंद में है जी। कुंभा ने बसंतगढ़ किले का निर्माण करवाया, बसंतगढ़। कुंभा ने मचान किले का निर्माण करवाया, और ये दोनों के दोनों किले है जी सिरोही। इसके बाद में कुंभा ने भूमट किले का निर्माण करवाया, ये उदयपुर में है। फिर सिरोही के अंदर एक किला और है अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाता है 1452 ईस्वी के अंदर, पुनः निर्माण करवाता है अचलगढ़ दुर्ग का। ठीक है। कुंभलगढ़ पे आ गई, तो कुंभलगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार था, ये था जी मंडन, मंडन वास्तुकार था। कुंभलगढ़ किले की प्रशस्ति है, जिसमें कुंभा की बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी हुई है, वो प्रशस्ति लिखने वाला व्यक्ति है महेश। महेश से ही मैं अभी आपको एक और बता देता हूँ, विजय स्तंभ जो था, इसके अंदर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये प्रशस्ति लगाने वाला व्यक्ति है जी अत्रि व महेश। ये ही महेश है, लेकिन ये महेश के पिता है अत्रि, और ये खत्म हो जाती है। इनके बाद में कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो महेश लिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं, और कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पे है, इसलिए इसे मारवाड़ व मेवाड़ का सीमा प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। ठीक है जी, मान ली बात। और इस कटारगढ़ दुर्ग की सबसे ऊपर की मंजिल पे एक दुर्ग और है, उसे कहा जाता है कटारगढ़। कुंभलगढ़ की सबसे ऊपर की जो मंजिल है उसे कटारगढ़ कहा जाता है, और ये कटारगढ़ मेवाड़ की आंख कहलाता है। मेवाड़ की आंख इसे इसलिए कहा जाता है कि कुंभा कटारगढ़ दुर्ग में बैठ के सारे मेवाड़ पे नजर रखता था, इसलिए इसे कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और आगे पढ़ते हैं, और क्या बात है। कुंभा ने मंदिर बनवाए, कुंभा ने बनवाए मंदिर। मंदिर देखते हैं कहां कहां पे क्या बनवाया। करते हैं मंदिर निर्माण। कुंभा कुंभ स्वामी, या इसी को कहते हैं कुंभ श्याम, मंदिर का निर्माण करवाता है। ये मंदिर 3 जगह बनवाता है। राजधानी है चित्तौड़, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया तो अचलगढ़ दुर्ग में। इन तीनों दुर्गों के अंदर कुंभा ने कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। ये ठीक है, ये भी पढ़ लिया। और कुंभा ने क्या करवाया वो देखते हैं, आगे और चलते हैं जी, वो भी पढ़ लेते हैं।
है ना। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी, मान ली बात दी, श्रृंगार चौरी बनवा दी। और इनका एक कोषाधिकारी था वेलाक भंडारी, उसने शांतिनाथ जैन मंदिर बनवाया था, वेलाक भंडारी कोषाध्यक्ष है कुंभा का, ठीक है। इसके बाद में कुंभा के पास जैन लोग इकट्ठे होके आते हैं और कुंभा को कहते हैं हमें मंदिर बनाना है। कुंभा कहता है बनाओ मंदिर, क्या दिक्कत। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास जमीन नहीं है। तो कुंभा ने उन जैनों को 99 बीघा जमीन दान में दे दी, भूदान दिया था उनको, ठीक है जी। बाद में इस स्थान पे धरणक शाह नाम का व्यक्ति मंदिर बनवाता है और ये मंदिर कहलाते हैं जी रणकपुर के मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर पाली। लो जी, ये भी पढ़ लिया। ये तो हो गए कुंभा के निर्माण कार्य। दोबारा देखते हैं निर्माण कार्य। विजय स्तंभ मैंने आपको बता दिया, कवि राजा श्यामलदास कहते हैं 84 किलो में से 32 किले कुंभा ने अकेले बनवाए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़, मचान दोनों सिरोही के अंदर, भूमट उदयपुर में, अचलगढ़ दुर्ग जो है सिरोही के अंदर है। 1452 में इसका पुनः निर्माण होता है। मंदिर का निर्माण करवाया कुंभा ने। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ व अचलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी, इनके जो कोषाध्यक्ष थे वेलाक भंडारी, उन्होंने जैन शांतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पटली बात। इसके बाद में कुंभा ने 99 बीघा जमीन दान में दी थी और वहां पे सेठ धरणक शाह ने मंदिर बनवाया, रणकपुर के जैन मंदिर कहलाते हैं वो जी, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक दिमाग में बात आती है, सर विजय स्तंभ पठार उसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, लेकिन कीर्ति स्तंभ तो और है, ये भी बता दी। वो जैनों द्वारा बनवाया गया था, 12वीं शताब्दी के अंदर बनवाया जाता है कीर्ति स्तंभ, ठीक है। और आगे ये तो हो गए निर्माण कार्य। अब कुंभा के साहित्य पढ़ते हैं। कुंभा इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा योद्धा होने के साथ साथ कुंभा संगीतकार भी था। संगीत गुरु था कुंभा, संगीत में इंटरेस्ट रखता था, संगीत पसंद था कुंभा। जैसे भारत के अंदर बात करें समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है समुद्रगुप्त ने भारत को उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जीत लिया था। लेकिन इतना बड़ा सम्राट योद्धा होने के बाद भी ये वीणा बजाया करता था, शांति चाहता था, संगीत में इंटरेस्ट रखता था। हम इस समुद्रगुप्त के साथ कुंभा को भी मान सकते हैं। कुंभा जो है वीणा बजाने वाला राजा है जी, ठीक है, मान ली बात, वीणा बजाता है, संगीत में इंटरेस्ट रखता है तभी वीणा बजाता है। तो संगीत गुरु भी होंगे, किसी ना किसी ने तो कुंभा को संगीत सिखाया होगा, बिल्कुल सिखाया होगा। संगीत गुरु का नाम आता है जी सारंग व्यास, सारंग व्यास, ठीक। अब कुंभा ने संगीत लिख लिया तो कुंभा स्वयं खुद अपनी कुछ पुस्तक लिखता है संगीत की, वो देख लेते हैं क्या। सुधा प्रबंध, इसे सूड प्रबंध भी कहा जाता है, पेपर में आजकल आने भी लग गया। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, इस कामराज के 7 पार्ट है जी, कामराज के 7 पार्ट है, ठीक है। और देखते हैं संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, एक पुस्तक और मिलती है, इधर लिख लेते हैं, संगीत राज। इस संगीत राज के 5 पार्ट है, 5 भाग और है, वो महत्वपूर्ण है, वो पूछे जाते हैं। कुंभा ने लिखा जी, ठीक है। कुंभा कहता है जी संगीत राज को पढ़ो, मतलब पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश।
इसके बाद में लिख दिया इसी का एक भाग और गीत रतन कोश, गीत रतन कोश। इसके बाद में इसका तीसरा भाग नृत्य रतन कोश, ठीक है। फिर आता है वाद्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, चार आगे। पांचवा आता है जी रस रतन कोश, अब ऐसे ना याद हो तो याद करवा देते हैं। कुंभा कहते हैं पहले तो जी इसको पढ़ो, संगीत राज को जी पढ़ ली, तो पाठ्य रत्न को पढ़ लिया क्या जी, पढ़ लिया। अब इसको लेके अंदर गाओ गीत बना के, तो जी गीत रत्न को गा लिया का। अब गाते हुए साथ ना तो इसके तो नृत्य रत्न को ना मजा नहीं है, मजा नहीं है तो इसके साथ वाद्य बताओ, वाद्य यंत्र बजाओ, और फिर ना तो फिर मजा आएगा। और वाद्य यंत्र के साथ मजा आने लग गया, मतलब रस आने लग गया, तो रस रत्न। तो दोबारा देख लेते हैं, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। ये है संगीत राज के 5 भाग। कहती ये कुंभा की स्वयं की पुस्तक है, कुंभा ने खुद ने लिखी है इन पुस्तक। अब कुंभा ये सारी पुस्तकें लिखने के बाद में पूछते हैं, अच्छा मेरे से पहले भी किसी ने संगीत की पुस्तकें लिखी है क्या? क्या जी लिखी है, क्या लेके आओ पढ़ूंगा। फिर लेके आते हैं गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है, संगीत पे लिखी हुई सबसे अच्छी पुस्तक। कुंभा इसे पढ़ता है, बड़ा सा ग्रंथ होता है। इसे पढ़ने के बाद कुंभा कहता है मैंने तो इतना बड़ा पढ़ लिया, मैं तो अच्छा साहित्यकार हूँ, लेकिन मेरे बाद में इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो मैं इसका एक छोटा भाग लिख देता हूँ, है ना। पासबुक लिख देते हैं, एक्सीलेंट वगैरह सजीव वगैरह, तो वो पासबुक लिख देता है गीत, गीत गोविंद की, तो गीत गोविंद। जयदेव की है जी गीत गोविंद। कुंभा इस पे लिख देता है इस गीत गोविंद का छोटा भाग रसिक प्रिया, नाम दे दिया जी उस छोटे भाग को रसिक प्रिया। और उस समय उन छोटे हिस्सों को, बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में लिखा जाता था, उसको कहते हैं जी टीका। तो ये रसिक प्रिया गीत गोविंद की टीका है ना, कमेंट्री टीका। इसके बाद में फिर कुंभा ने एक टीका और लिखी, छोटा रूप लिखा, संगीत रत्नाकर, सारंगधर की पुस्तक है ये, संगीत रत्नाकर। सारंगधर नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा लिखी हुई है, इस पे टीका लिखी। इसका कोई विशेष नाम नहीं दिया, इस टीका का कोई विशेष नाम दिया नहीं, टीका ही छोड़ दिया। फिर एक पुस्तक और मंगाई संदीप की, चंडी शतक बाण भट्ट की पुस्तक, चंडी शतक है, चंडी शतक बाण भट्ट, इस पे टीका लिख दी, इसे टीका ही छोड़ दिया। ठीक है जी, मान ली बात, टीका ही छोड़ दिया। फिर और देखते हैं, कुंभा संगीत के साथ साथ नाटक में भी इंटरेस्ट रखता था, संगीत के साथ साथ नाटक में भी इंटरेस्ट रखता था। उन नाटकों से पता चलता है कुंभा को उस समय की भाषा संस्कृत थी, संस्कृत, संस्कृत के साथ 3 भाषाओं का ज्ञान और था। मेवाड़ का था तो मेवाड़ी भाषा, ठीक है जी मेवाड़ी। कन्नड़ भी आती थी कुंभा को, कन्नड़ भाषा भी आती थी, और मराठी भाषा का भी ज्ञान था कुंभा को, मराठी भाषा का भी ज्ञान था कुंभा। इन 4 भाषाओं में कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं, कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं, संस्कृत, मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी भाषा। यह पढ़ लीजिए कुंभा की साहित्य। इसके बाद में और पढ़ते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान, दरबारी दरबारी विद्वान देखते हैं। एक दरबारी विद्वान है कान्हा व्यास, कान्हा, कान्हा व्यास ने एक ग्रंथ लिखा, एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य, और कुंभा को लाके दिया। कुंभा ने इस ग्रंथ को पढ़ के, इस पुस्तक को पढ़ के कान्हा व्यास को कहा बाकी तो सारी की सारी अच्छी है, लेकिन इसका जो पहला पार्ट है वो अच्छा नहीं है, इस पहले पार्ट को दोबारा लिखते हैं, और वो पार्ट मैं लिख के देता हूं। एक लिंग महात्म्य
का जो पहला पार्ट कुंभा लिखता है, इस कारण उस पहले पार्ट का नाम मिलता है राजवर्णन। राजा ने लिखा है, राजा ने वर्णन किया है, उस पहले पार्ट का नाम, पहले भाग का नाम मिलता है राजवर्णन। बुक है कान्हा व्यास की एक लिंग महात्म्य, जिसे कुंभा ने पढ़ने के बाद में उसके पहले भाग में परिवर्तन किया, दोबारा लिखा, कुंभा ने लिखा, राजा ने लिखा, तो उसका नाम मिल गया राजवर्णन। ठीक है। फिर इनके दरबारी विद्वान थे मेहा जी। मेहा जी कुछ समय की छुट्टियां लेके बाहर तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, घूम के आए थे, घूम के वापस आते हैं तो कुंभा इनसे पूछते हैं, मेहा जी यात्रा कराए जी, कराए, कहाँ कहाँ पे गए बताओ। ये मेहा जी कहता है जी, राणा साहब मैं 120 तीर्थों पे गया हूँ। वो एक दो तीर्थों की बातें ही बताता है, 120 तीर्थ यात्रा करके आया हूँ बताता, तो कितना ज्यादा हो गया। आप तो एक काम करो, 120 तीर्थों की यात्रा मुझे एक बुक में लिख के दे दो, एक पुस्तक में लिख के दे दो, मैं उसे आराम से पढ़ लूंगा। तो ये 120 तीर्थों की यात्रा एक बुक में लिखता है, उसे कहती हैं तीर्थमाला। तीर्थमाला। और इस तीर्थमाला में लिखती है कि जब रणकपुर वाले जैन मंदिर बन रहे थे ना, रणकपुर मंदिर, जैन मंदिर जो थे, उनकी जब नींव रखी जा रही थी तो मैं उस समय वहीं पे था। मैंने उस नींव का आंखों देखा है, कैसे रखी उसको, क्या उसके अंदर डाला गया, ये सारी की सारी बात तीर्थमाला में लिखते। ठीक है जी। फिर मैंने बताया कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था जो था मंडन, ये भी इनका विद्वान ही है। मंडन को कहा, मंडन जी ठीक है मकान वगैरह किले वगैरह बना लेते हो, लेकिन बनाने से पार नहीं पड़ने वाले, इनको आप लिखो क्या कैसे बनता है। मंडन कहता है जी जो आ गया लिखना ही पड़ेगा। तो मंडन ने लिखी देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण, देवताओं की मूर्ति के बारे में। ठीक है। बाद में मंडन लिखता है जी प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन। फिर एक और लिखता है कोदंड मंडन, कोदंड मंडन, मान ली बात, कोदंड मंडन लिख दी। और लिखता है राजवल्लभ, राजवल्लभ। फिर लिखता है वास्तु, वास्तु सार। ये तो सारी की सारी कला के बारे में है। धनुष, कोदंड मंडल, धनुष लिए हुए मूर्ति कैसे बनती है, राजवल्लभ, राजा के महल किस प्रकार बनती है, देव मूर्ति प्रकरण, देवता की मूर्ति कैसी बनती है। फिर एक पुस्तक और लिख देता है, मूर्तियों का वास्तुकार तो था ही, लेकिन वेद और था, इसे वेदों की जानकारी थी, इसने लिख दी वेद मंडल। वेद जी कौन से, डॉक्टर वाले वेद जी होते हैं ना, दवाई वगैरह देते जड़ी बूटियों की, वो वाले, तो लिख दिए एक और वेद मंडल। अब इन मंडन का एक भाई है नाथा, वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा देख लेते हैं। कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं अलग अलग भाषा में, संस्कृत, मेवाड़ी, कन्नड़, मराठी। इससे हमें यह पता चलता है कि कुंभा को 4 भाषा का ज्ञान था। दरबारी विद्वान पढ़ते हैं कान्हा व्यास एक लिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा, जिसका पहला पाठ राजा कुंभा द्वारा लिखा गया, तो उसका नाम मिलता है राजवर्णन। मेहाजी 120 तीर्थ यात्रा करने गए थे, तो आने के बाद में लिखी तीर्थमाला, और इस तीर्थमाला में लिखा गया कि रणकपुर के जैन मंदिर बन रहे थे, तब मेहाजी वहीं पे थे। फिर मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार, इसने लिखी जी देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, राजवल्लभ, वास्तुसार, ये तो मिलती है वास्तुकला की बुकें, और देव मंडल मिलती है जड़ी बूटियों की जानकारी के बारे में, वेद मंडल। और आगे बढ़ती है, इस मंडन का भाई था नाथा, नाथा को भी कहा, नाथा जी आप क्या कर रहे हो, आप भी लग जाओ काम पे, आप भी कुछ ना कुछ लिख के दो। और नाथा जी ने क्या किया, अपने भाई वाली जो वास्तुसार थी उसे कॉपी पेस्ट किया, थोड़ी बहुत चेंज की और लिख दी वास्तु मंदिरी, वास्तु मंदिरी। अब मंडन का पुत्र है गोविंद, पिताजी चाचा जी जो काम करे वो ये काम करेगा, ये भी जी मिस्त्री था उस समय गोविंद। इसको भी कहा गोविंद तो भी तेरे पास जितनी जानकारी है वो बुक में लिख दी। ठीक है जी। गोविंद ने पहली बुक लिखी कलानिधि, कलानिधि शिखरों के बारे में,
शिखर होते हैं, ऐसे जो मंदिर के ऊपर शिखर होते हैं, है ना, थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये जो शिखर है इनके बारे में। और ये भारत की एकमात्र बुक है जिसमें शिखर के बारे में लिखा हुआ है, भारत की एकमात्र बुक जिसके अंदर शिखरों की जानकारी मिलती है। फिर इसने लिख दीजिए द्वार दीपिका, दरवाजे के बारे में। फिर इसने लिख दीजिए उदार दोरी, उदार दोरिणी, उदार है दोरिणी, ये और लिख दी। बाद में देख, ये सारी की सारी लिख दीजिए, सारी की सारी कला निधियों के बारे में, कोई ना कोई कला छुपी हुई इनमें, किसमें क्या बनता है। इनके पिताजी ने लिखा था वेद मंडन, वेद जी के बारे में, है ना, जड़ी बूटी, इन्होंने भी लिख दिया। ये भी इनके साथ साथ एक जानकारी और रखते थे, ये आयुर्वेदिक के ज्ञाता थी, तो इन्होंने लिख दिया जी सार सामुच्चय, सार सामुच्चय आयुर्वेद की जानकारी है इसके अंदर, सार सामुच्चय। जी ठीक है, मान ली बात। अब कुंभा की पुत्री है रमाबाई, और ये कुंभा की संगीत शिष्य भी है। इस रमाबाई को भी संगीत में इंटरेस्ट था, इसने भी संगीत सीखा। इसकी एक उपाधि मिलती है वागीश्वरी, और इस रमाबाई का विवाह हो जाता है, इसके पति की डेथ हो जाती है, ये वापस कुंभा के पास आ जाती है, और कुंभा इसे जावर का स्थान दे देता है, जावर दे देता है। जावर का जो क्षेत्र है वो रमाबाई का है, कि कुंभा कह देता है कि अब जावर से जितना भी उत्खनन होगा, जो भी चीज निकलेगी, उस सारे पे अधिकार जो है रमाबाई का है। ठीक है जी, रमाबाई पढ़ ली। और पढ़ते हैं, कुंभा के गुरु, पहले देखा संगीत गुरु, अब है जी कुंभा की गुरु, ये भी दरबारी विद्वान थे कुंभा। हीरानंद मुनि, हीरानंद मुनि। और देखते हैं तुल्ला भट्ट, तुल्ला भट्ट नाम का विद्वान है, वो भी कुंभा के दरबार में रहता है। ये तो है ही है, इनके साथ साथ जैन विद्वान भी रहते थे। ये देख लेना एक बार, नाथा ने लिखी वास्तु मंत्री गोविंद कला निधि शिखरों के बारे में, भारत की एकमात्र बुक, द्वार दीपिका, उदार धोरिणी, सार सामुच्चय आयुर्वेद के बारे में, संगीत शिष्य रमाबाई, उपाधि वागीश्वरी, जावर का क्षेत्र दे दिया, हीरानंद मुनि, कुंभा के गुरु और तुल्ला भट्ट। अब आगे और देखते हैं, एक दो विद्वान और बचे हैं, वो विद्वान जो है वो है जी जैन विद्वान। कौन से विद्वान है? जैन विद्वान। कुंभा के दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे, मान ली बात जी, रहती होंगी। कौन कौन है जी? पहला विद्वान है जी सोमदेव सूरी, मैंने आपको उस दिन बताया जिसके पीछे सूरी लगी वो सारे के सारे जैन, मान ली बात। फिर मिलता है जयशेखर, जयशेखर नाम का विद्वान है, वो भी जैन है। सोम सुंदर, सोम सुंदर सूरी, ये भी जैन विद्वान है। फिर मिलता है भुवन कीर्ति, भुवन कीर्ति, ये जो है जैन विद्वान है जो कुंभा के दरबार में रहते थे, और कुंभा ने इन जैन विद्वानों के लिए देखते हुए सभी जैनों के लिए एक अच्छा कार्य कर दिया, कि जैन जब आबू के अंदर जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए, आबू तीर्थ यात्रा, तो इन जैनों से कर लिया जाता था, उस कर को माफ कर दिया कुंभा ने। अब जैन जहां जैनों का मन करे तो वहां तीर्थ यात्रा के लिए जाए, कोई कर नहीं लगेगा। जी ठीक, ये पढ़ लीजिए कुंभा के जैन विद्वान। अब कुंभा की उपाधियां पढ़ लेते हैं, और उपाधियां कुंभा की अंतिम जानकारी है, इसके बाद में कुंभा खत्म हो जाएगा, फिर कल नया राजा पढ़ेंगे। उपाधि टाइटल कुंभा के क्या क्या टाइटल है जी? पहला टाइटल मिलता है हिंदू सुल्तान, उस समय का हिंदुओं में सबसे बड़ा राजा जो था
वो हिंदू सुल्तान था। मान ली बात राजस्थान का, ये कुंभा जो है इसका नाम चलने लग गया था दिल्ली के अंदर भी, मालवा में भी, गुजरात में भी, इन सबको उड़ाया। और दिल्ली के बारे में तो उस समय कहा ही जाता है कि दिल्ली का तो राज था पालम तक था। दिल्ली से 10-15 किलोमीटर बाहर एक एयरपोर्ट है पालम का, वहां तक ही दिल्ली का राज था बस उस समय। बाद में तो कुंभा की तुत्ती बोलती थी। ठीक है जी, मान लिया बात। फिर उपाधि मिलती है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है जी, ये भी देख ली। फिर मिलती है राणा रासो। राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत, परम भागवत। एक उपाधि और मिलती है जी, वो उपाधि है आदिव्रा। ये जी कुंभा की उपाधियां हैं, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत और आदिव्रा। ये कुंभा की उपाधियां हैं। और सारी की सारी जानकारी कुंभा की मैंने आपको बता दी। और एग्जाम के अंदर कुंभा से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो कुंभा की जितनी जानकारी है, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी, सारी हमने इस क्लास के अंदर देखी। आज की क्लास यही पे समाप्त करती हैं। आगे की क्लास कल करेंगे कुंभा के बाद में जो राजा है। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप क्लास समय के साथ लेते रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।